नमस्कार। रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रीवा सेंट्रल जेल में वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में युवक की मौत। 5 दशक शासन करने के बाद कांग्रेस नहीं कर पाई जातिगत जनगणना, अब बीजेपी की घोषणा को बता रही अपनी जीत। गढ़ थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, 2 घरों में हुई वारदात। और कल 4 मई को मुख्यमंत्री पहुंचेंगे रीवा, न्यायालय परिसर का करेंगे लोकार्पण। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में कोर्ट परिसर के उद्घाटन को लेकर वीवीआईपी का आगमन और नीट परीक्षा एक ही समय पर। वीवीआईपी रूट में 4 परीक्षा केंद्र, पुलिस ने बनाई व्यवस्था। रीवा में रविवार को आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा और वीवीआईपी के आगमन का एक ही समय होने पर पुलिस ने विशेष तैयारी बना रखी है। बता दें कि रविवार को रीवा में बनकर तैयार हुए हाईटेक न्यायालय भवन का लोकार्पण होने जा रहा है, जिसके लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सहित उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल का आगमन होगा। हालांकि लोकार्पण को लेकर पुलिस की ओर से बतौर सुरक्षा चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, लेकिन इस चाक चौबंद व्यवस्था के बीच इसी समय में आयोजित होने जा रही नीट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए भी पुलिस ने तैयारी बना रखी है। बताया जा रहा है कि जिस रूट से वीवीआईपी का मूवमेंट होगा, उसी रूट पर 4 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल, शासकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज, पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय और शासकीय मार्तन क्रमांक 2 शामिल हैं। हालांकि परीक्षा केंद्रों में जाने वाले परीक्षार्थियों को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुलिस ने तमाम तरह की व्यवस्थाएं बना रखी हैं। नगर पुलिस अधीक्षक शिवाली चतुर्वेदी ने परीक्षार्थियों से अपील की है कि वीवीआईपी रूट वाले परीक्षा केंद्रों में निर्धारित समय से पहले पहुंचे। साथ ही वीवीआईपी के दौरान चेकिंग पॉइंटों पर छात्र अपना एडमिट कार्ड दिखाकर परीक्षा केंद्र में आसानी से जा सकते हैं। इसके लिए हमारी ट्रैफिक पुलिस द्वारा व्यवस्था की गई है वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में। और नीट के 13 सेंटर पूरे शहर में है, जिसमें परीक्षाओं का संचालन किया जाना है और कल वीवीआईपी का आगमन भी है। इसके मद्देनजर जो भी छात्र छात्राएं इसमें परीक्षा में सम्मिलित होंगे, वो जो जहाँ पर चेकिंग पॉइंट या ट्रैफिक के पॉइंट लगे होंगे, वहां पर अपना एडमिट कार्ड दिखाकर बता सकते हैं कि उन्हें संबंधित परीक्षा केंद्र जाना है। उन्हें विशेष तौर पर वहां से निकाला जाएगा और केंद्र तक ताकि वो समय से पहुंच सके। और वीवीआईपी का जो टाइमिंग है और परीक्षा का टाइमिंग है थोड़ा सेम है, तो इस वजह से सावधानी विशेष रखनी पड़ेगी। और इसमें अगर 4-5 मिनट का लेट होता है तो जो सभी छात्र छात्राएं समय से पहले परीक्षा केंद्र में पहुंचने का प्रयास करें। हालांकि पुलिस का प्रयास है कि वीवीआईपी के मूवमेंट के तुरंत बाद ही बंद रूट को चालू किया जाए, ताकि किसी को किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। गौरतलब है कि रीवा जिले में नीट की परीक्षा के लिए प्रशासन ने 13 परीक्षा केंद्र बनाए हैं, जिसमें से प्रत्येक केंद्र में लगभग 500 परीक्षार्थी नीट का एग्जाम देंगे। इसके लिए प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ बैठक व्यवस्था, पेयजल की भी तैयारी करवाई गई है। तो वहीं इसके लिए पुलिस विभाग की ओर से नोडल अधिकारी एडिशनल एसपी विवेक लाल को बनाया गया है। शहर में हो रहे इस बड़े आयोजन और वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर यातायात व्यवस्था कैसे चुस्त दुरुस्त रखा जाए, इसके लिए रीवा एसपी विवेक सिंह ने क्या कहा, आप सुनिए। बहुत ही हर्ष की बात है कि रीवा जिले को 2 बड़ी सौगातें मिल रही है। पहला है कि एक बहुत ही अत्याधुनिक कोर्ट बिल्डिंग मिल रही है, बड़ा परिसर है, और उसका कल शुभारंभ रहेगा, उसका इनॉग्रेशन रहेगा, जिसमें माननीय सीएम साहब रहेंगे, डिप्टी सीएम साहब रहेंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसेस रहेंगे, हाई कोर्ट के जस्टिसेस रहेंगे और अन्य कई सारे गणमान्य व्यक्तिगण और सभी लोग उसमें आएंगे। तो उसका एक शुभारंभ रहेगा। साथ ही साथ जो हमारी राज निवास में एक नई बिल्डिंग बनी है, उसका एक शुभारंभ माननीय सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब द्वारा किया जाएगा। तो इसको देखते हुए हम सुरक्षा व्यवस्था का एक पूरा खाका उसका तैयार किया गया, जिसमें हमने कई सारे अधिकारी इसमें लगाए गए, गजेटेड ऑफिसर्स लगाए गए हैं और कई सारे हमने पुलिस बल को इसमें लगाया है। और इसके साथ साथ एक और चीज़ है कि कल नीट की परीक्षा भी है, तो ये पूरा कार्यक्रम जो सुरक्षित माहौल में हो, सुविधा मुक्त माहौल में हो, जो हमारे नीट के परीक्षार्थी उनको भी ज़्यादा से कम हम असुविधा हो, उसका भी हम पूरा ध्यान रखने की प्रयास करेंगे। एक सभी से आग्रह ये रहेगा कि जो पुलिस के ट्रैफिक पॉइंट्स हैं, डाइवर्जन्स रहेंगे, तो उनका पालन करेंगे। वो सभी आपकी सुविधा के लिए ही बनाए गए हैं, क्योंकि कई सारे में सेंटर्स हैं जो वीआईपी मूवमेंट रूट में पड़ सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कई जगह पॉइंट्स लगाए गए हैं कि अगर किसी को जाना है तो इस पर्टिकुलर रूट का यूज कर सकते हैं या यहाँ जा सकते हैं। और अगर कहीं रुकना भी पड़ गया तो ज़्यादा हम कोशिश यही करेंगे कि बहुत कम देर तक वहाँ पे ट्रैफिक को रोका जाए।
और जैसे ही कोई वीआईपी पास हो जाए तो हम तत्काल उस ट्रैफिक को तुरंत स्टार्ट कर देंगे। सभी परीक्षार्थियों से और उनके परिजनों से निवेदन ये रहेगा कि थोड़ा सा समय से पहले निकल जाए, ताकि कहीं पे अगर उनको 5-10 मिनट रुकना पड़े तभी वो समय से वहां पहुंच जाए। बाकी अगर किसी के पास कार्ड है या उसका परीक्षार्थी है वो अपना कार्ड दिखाएगा तो हम कोशिश करेंगे कि उसको पहले उसको हम निकालने का प्रयास हमारे तरफ से। उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार रीवा सेंट्रल जेल में बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। उच्च न्यायालय जबलपुर के निर्देशानुसार रीवा के केंद्रीय जेल में आज एक वृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में संजय गांधी अस्पताल, सुपर स्पेशलिटी अस्पताल सहित जिले के विभिन्न प्रतिष्ठित अस्पतालों के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अपनी सेवाएं दी। रीवा सेंट्रल जेल में बड़ी संख्या में कई ऐसे कैदी हैं जो विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इस स्वास्थ्य शिविर में मुख्य उद्देश्य इन कैदियों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। जेल अधीक्षक एस के उपाध्याय ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर के माध्यम से लगभग 800 कैदियों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त जेल में बंद लगभग 150 महिला कैदियों और उनके बच्चों के स्वास्थ्य जांच की भी विशेष व्यवस्था की गई है। जेल अधीक्षक ने बताया कि शिविर में सामान्य व मौसमी बीमारियों के साथ साथ गंभीर बीमारियों की भी पहचान की जा रही है। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ कैंसर से पीड़ित कैदियों का इलाज वर्तमान में भोपाल के अस्पतालों में चल रहा है। इस स्वास्थ्य शिविर से जेल में बंद कैदियों को समय समय पर उचित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी, जिससे उनके स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार आएगा। माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के सौजन्य से केंद्रीय जेल रीवा में आज बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। केंद्रीय जेल रीवा में 2400 से ऊपर बंदी एट ए टाइम निरुद्ध रहते हैं। तो ऐसे बंदियों को जो किसी भी प्रकार की कोई समस्या या बीमारी से ग्रसित हैं, उन सभी बंदियों को स्वास्थ्य का बेहतर लाभ प्रदान करने के लिए ये बृहद स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज जेल में कराया गया। इसमें लगभग 800 बंदियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिनकी भी बंदियों को किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी या अन्य कोई परेशानी है, उनको सभी को आज चेकअप कराया जाएगा। इसके लिए मेडिकल कॉलेज, SGMH, सुपर स्पेशलिटी और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर उपस्थित हो गए हैं और साथ ही साथ 150 के लगभग जो महिला कैदी निरुद्ध हैं उनको भी चेकअप की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। 8 बच्चे भी जेल में निरुद्ध हैं, उनके लिए भी चेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। तो कुल मिलाकर के ये स्वास्थ्य शिविर को माननीय उच्च न्यायालय के मार्गदर्शन में हम लोग सफल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, लगभग किस किस तरह की बीमारियां कैदियों में आ रही है देखने में? कैदियों में छोटी से लेकर बड़ी तक की बीमारियां हैं। जैसे जो मौसमी बीमारियां हैं वो तो है ही हैं, साथ ही साथ कैंसर तक की बीमारियों के भी कैदी हमारे यहाँ निरुद्ध हैं, जो कैंसर हॉस्पिटल भोपाल में उपचार करा रहे हैं। कुछ मानसिक कैदी हैं जो यहाँ उपचार कराते हैं और कुछ ऐसे कैदी हैं जो बाहर उपचार करा रहे हैं। तो उनमें से 2 कैदी ऐसे हैं जो मानसिक आरोग्यशाला ग्वालियर में उपचार करा रहे हैं। बाकी जो मानसिक कैदी हैं, लगभग 129 मानसिक कैदी हैं जो सामान्य मानसिक कैदी हैं। उनका सभी का साइकेट्रिक डिपार्टमेंट SGMH मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर प्रत्येक शनिवार को उनका उपचार किया जाता है और उनके मार्गदर्शन में ये सब उनको फिट रखने का प्रयास किया जाता है। सर, एक पूर्व सरपंच और उनके भाई के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में की गई प्रेस वार्ता। विगत दिनों एक न्यूज चैनल में प्रकाशित खबर के आधार पर पूर्व सरपंच भिटवा, बनकुइया, रीवा शेषमणि पांडे और उनके भाई राजेश पांडे के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, इसकी सफाई के लिए उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना पक्ष रखा। मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। इस बारे में शेषमणि पांडे ने क्या कहा, आप सुनिए। ग्राम भिटवा में एक रास्ते को लेकर काफी विवाद चल रहा है, मामला क्या है? ग्राम भिटवा में मेरे पिताजी के नाम से एक अराजी 281 और 282/3, उसी के बगल से जगमोहन पांडे, मदन मोहन पांडे और रामशिला विश्वकर्मा, गौरी विश्वकर्मा की भी अराजी लगी। ये लोग हमारे जमीन में जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं, जबरदस्ती रास्ता लेना चाहते हैं। इसके पहले मैं धारा 250 के तहत तहसील में प्रकरण दायर किया था, जिसमें तहसीलदार महोदय जी ने बेदखली का आदेश पारित किया। बेदखली का आदेश पारित होने के बाद ये लोग रीवा न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाकर 39 का आवेदन दिए और
उसमें मेरे पिताजी को भी ये पक्षकार बनाए। वहाँ से नोटिस आती है, नोटिस आने के बाद हमारे पिताजी हाजिर होते हैं। हाजिर होने के बाद हम वहाँ पर पक्ष रखते हैं। पक्ष रखने के बाद ये लोग वहाँ स्टे लेने जाते हैं कि इनके खेत में 10 बाई 350 फीट का रास्ता है, तो उसमें रोक लगाई जाए। लेकिन माननीय न्यायालय जी ने उनको स्टे नहीं दिया, वहाँ भी इनको स्थगन नहीं मिला। इसके बाद ये क्या करते हैं कि जब माननीय न्यायालय के हाथ चल रहा था तो ये SDM साहब के ऑफिस से आवेदन करते हैं, अपील में जाते हैं। जो तहसीलदार का आदेश था उसके अपील में जाते हैं। तहसीलदार रीवा और हुजूर SDM ने उनकी सुनवाई के बाद उसमें ऑर्डर किए कि जो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार का न्यायालय का आदेश था वो विधि संगत आदेश किया गया है, और इनकी अपील को ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि जब वरिष्ठ न्यायालय में मुकदमा चल रहा है तो यहाँ पर अपील का कोई औचित्य नहीं है। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में घायल युवक की हुई मौत। नौबस्ता चौकी अंतर्गत तिलक से लौट रहे 23 वर्षीय मोनू यादव की मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में मौत हो गई। घटना का कारण स्पीड ब्रेकर बताया जा रहा है। परिजनों के द्वारा बताया गया कि युवक कहीं तिलक निमंत्रण में शामिल होने गया था, वहां से रात में लौट रहा था। घटना रात लगभग 12 बजे की बताई जा रही है। एक्सीडेंट के बाद युवक नाले में जा गिरा, जहां सुबह लोगों के द्वारा परिजनों को सूचना दिए जाने पर घटनास्थल पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। मृत युवक का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है। गोकुल यादव, नमस्ता। क्या घटना हुई है? घटना क्या हुई है? घटना भाईने के तिलक में गए, हम से चला रात में। अब रात की तो मनाई किसी की नहीं, का नाली में गिरा रहा, सकाल पता चला। मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल। कहाँ गए थे तिलक? भलगढ़। वहाँ से लौट रहे? वहाँ से लौटता था। क्या नाम था बच्चे का? मोनू यादव, निवासी नमस्ता, पोस्ट JP नगर। क्या बजे घटना? या 12 के 1 के भीतर रात। क्या ब्रेकर वगैरह था? है? ब्रेकर वगैरह में? हाँ, थोड़ा ब्रेकर रहा, पर हो गया। गाड़ी तो ज़्यादा खरकी वर्की नहीं, ज़्यादा स्लीप नहीं भरना थी। कहाँ है? वो भोलगढ़ स्कूल के कोने में, नाले में जाके? नाले में। अरे इतना गड़ा रहा, नाले में गिर गया। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 RO शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के RO जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के RO 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के RO में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से RO शुरू है। कोई भी RO किसी भी कंपनी का RO लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। 5 दशक शासन करने के बाद कांग्रेस नहीं कर पाई जातिगत जनगणना, अब बीजेपी की घोषणा को बता रही अपनी जीत। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने जातिगत गणना की घोषणा कर दी। मोदी सरकार की इस घोषणा के बाद अब जीत का सेहरा बांधने वालों की होड़ लग चुकी है। बता दें कि 1931 में अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जाति की गणना की गई थी। इसके बाद तकरीबन 5 दशक से अधिक समय तक कांग्रेस ने देश में शासन किया, लेकिन जातिगत गणना नहीं हुई। वहीं वर्ष 2014 के बाद जातिगत गणना का मुद्दा तेजी से उठने लगा, जिसे कई बार चुनावी मुद्दा भी बनाया गया और अब बीजेपी ने ही जातिगत गणना की घोषणा कर दी है, जिसे लेकर अब कांग्रेस इसे राहुल गांधी की जीत बता रही है। दरअसल आज कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी रितेश त्रिपाठी ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में 2011 में सर्वे कराया गया और जाति जनगणना की घोषणा की गई थी, लेकिन समय से पहले ही सत्ता परिवर्तन हो गया। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है कांग्रेस के प्रदेश मीडिया प्रभारी का। जानते हैं कि विगत 1 दशक से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी सरकार के सम्मुख निरंतर इस बात को रख रहे हैं कि देश में कई ऐसी जातियां हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, पिछड़ा है, EBC यानी एक्सट्रीमली अति दलित जो वर्ग है और दलित वर्ग है, क्रीमी लेयर भी है। तो इन सबका ये होना चाहिए कि आंकड़ा देश में क्या है, परंतु सरकार निरंतर एक गैर जिम्मेदार स्टेटमेंट देती रही।
नरेंद्र मोदी जी लगातार जाति जनगणना से भागते रहे और अंतोगत्वा राहुल गांधी जी की दूरदर्शिता के कारण, राहुल गांधी जी का अपने संकल्पों के कारण आज कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और अब आने वाले दिनों में जाति जनगणना की बात उन्होंने मान ली है। आज से ठीक 4 साल पहले जुलाई 2021 में मोदी सरकार ने सदन में इस बात को स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हम देश के अंदर जाति जनगणना किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा, दी जाएगी। उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हमारे पास मुख्य रूप से 4 जाति हैं, किसान, मजदूर, महिला और युवा। वो इसी पर भरोसा करते थे और उन्होंने निरंतर दलित, शोषित और वंचित वर्ग की आवाज को दबाने का काम किया है, जिसके कारण आज जो नीतियां बन रही हैं उनमें जो भागीदारी होनी चाहिए, ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब की भागीदारी नहीं है। समाज का एक वर्ग जहां निरंतर प्रगति कर रहा है, वहीं दूसरा वर्ग निरंतर शोषित और वंचित होता जा रहा है। हमारे संविधान की धारा जिसके अंतर्गत /15/5 में इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा गया है। संविधान की धारा 15 ये कहती है कि इस देश में कोई किसी भी जगह पे जन्मा हो, किसी भी समाज में जन्मा हो, किसी भी रंग का, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, उसको समानता का अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान की धारा 15 के अंतर्गत दिया गया है। उसी में 15 आर्टिकल 5 में आप जब जाएंगे ऑब्जेक्टिव 5 पर, तो उससे आपको चीज मिलेगी कि कोई भी व्यक्ति जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से पिछड़ा है और दलित या पिछड़े वर्ग से आता है, तो उससे किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षणिक संस्थान में विशेष रूप से उसको वहां पर रिजर्वेशन मिलता है, उसको शिक्षा प्राप्त करने का दर्जा मिलता है। परंतु संविधान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी निरंतर एक अहंकारी सरकार चलाने का मादा रखती है और अहंकारी सरकार चला रही है और संविधान के सभी नियमों को धता बताते बाबा साहब का सम्मान तक उन्होंने करना त्याग दिया है। और जो नितिन गडकरी जी ने कहा था कि जो करेगा जाति की बात हम उसको मारेंगे लात, और अब आपने देखा कि देश की जो जनमानस है, मैं इतने असंवैधानिक शब्दों को तो प्रयोग नहीं करूंगा, पर आपने देखा कि किस तरह से करारा तमाचा भारतीय जनता पार्टी को मारा गया और 10 साल बाद उन्हें राहुल गांधी की बात को मानना पड़ा। और ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने 2011 में सोशो ईसी यानी कि सोशल इकोनॉमिकल जातिगत सर्वे की बात, जिसको गढ़ थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक, सेंधमारी कर 2 घरों में हुई वारदात, बेटियों के होने वाले विवाह के सारे गहने और नगद रुपए चोरी। मामला गढ़ थाना के अंतर्गत ग्राम अगडाल का बताया जा रहा है, जहां बीती रात 2 घरों में चोरियां हुई। दोनों घरों में बेटियों का विवाह होने वाला था। चोरी में लगभग 35 लाख के जेवरात गायब हो गए और लगभग 7 लाख रुपए भी चोरी होना बताया गया है। अक्सर देखा गया है कि आए दिन गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत चोरियां होती रहती हैं, जिनमें पुलिस कार्रवाई के नाम पर सिर्फ डंडा पीटना और कागजी घोड़े दौड़ाना, बस यही होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि थाने के आसपास की सोने चांदी की दुकानों में ऐसी चोरी एक बार नहीं कई बार हो चुकी है, लेकिन गढ़ पुलिस आज तक चोरों को नहीं पकड़ पाई। इससे पता चलता है कि गढ़ पुलिस किस तरह से कार्य करती है। हाल की चोरी की घटनाओं के बारे में पीड़ितों ने क्या कहा, आप सुनिए। देखिए, ग्राम पंचायत अगडाल है, थाना गढ़ है। बीती रात 2 घरों में चोरी हुई है। ये दूसरे घर में हम हैं, इनसे बात करता हूँ। भैया, आपका नाम क्या है? श्यामा चरण तिवारी। पिता का नाम क्या है? केशव प्रसाद तिवारी। ये कल कैसे आपके यहाँ चोरी हुई, क्या हुआ? 12 बजे के बाद 12 साढ़े 12 बजे हम पहुँचे। ठेसर 9-10 बजे के करीब बंद भा। एक बाद ठेसर लेके चले गए। हम नहायन धोयन, फिर खाना खायन, जहाँ चोरी भी वहीं तक थे। फिर पहुँच रहन हो अपना के खाना वाना खा लगभग 12-1 बजे का हुई। 1 बजे, हाँ 1 बजे के बाद फिर कैसन घुसे, कस्त घुसे? 12:30 के करीब पहुँचे। फिर अपना के कस्त घुसे का लगे? घुसे जब दिखा पिछवाड़े से। हाँ, पिछवाड़े से। का सामान कब तक का गया? अब सामान पेटी में मंगलसूत्र, छागल, करधान, यह सब रहा और कुछ वो अब मेहरिए बताई। और अपना बच्ची के शादी करे वाले रहन, हाँ, कुछ राशि उस रखे रहन का? 7 लाख 3 लाख आज दे कहे रहे। तो वो तो नहीं आ पाई रही, तो 7 लाख इंदौर से लड़का रहा थे, बहनी रहती, तो वहाँ से मंगाए रहे, जबकि ब्याज में ले रहे 3 रुपये।
मैं इनके पुत्र से बात करता हूँ। आपका नाम क्या है? रोहित तिवारी है। पिता का नाम क्या है? लक्ष्मण प्रसाद तिवारी। ये कब चोरी कैसे हुई, क्या जानकारी है आपको? ये चोरी रात में हुई 2 बजे के 12-1 बजे 2 बजे के बाद। इसमें कितने बजे आपको पता चला कि चोरी हो गई है? 4 बज के 30 मिनट में। 4:30 बजे चला है। अच्छा, तो ओम अब फिर अपना यह बताइए कि चोरी भेद फिर का करने के बाद राहरी खड़ा है दिन आज खड़े रही। हाँ, चोरी होने के बाद मैं देखा तो दोनों गेट खोला तो सेंध हुई थी, मेरी दीवार टूटी हुई थी। पिछवाड़े से दीवार तोड़ कर घुसे? हाँ, पिछवाड़े से दीवार तोड़ के घुसे और पेटी मेरी एक ले गए बाहर, वहाँ बहुत दूरी मिली है मेरे को। और बक्सा था, बक्सा में काफी सामान था, पूरा बिखेर दिए। हाँ, पूरे बिखेर दिए, पूरा सामान और पूरा सोना चांदी। आपके जो ही चर्चा रही है तो बहन भी आपकी आई थी, बहन और शादी भी बहन के आप करने वाले थे? हाँ, बहन की शादी करने वाले। इसमें लगभग कितने का सामान आप खरीद रहे होंगे? कम से कम 10 लाख का सामान था। अच्छा, हाँ जी। पूरा बहन का और सबका, आपका भी? बहन भी आई थी, उसका भी सामान था? सोना चांदी भी सामान। 2 बहनें थी ना? हाँ, 2 बहनें थी। एक का तो 10 लाख मेरा बहन का तो अलग था, जो बहन की शादी हुई थी। हाँ जी, उसका तो 10-15 लाख का। पुलिस में रिपोर्ट हुई है? हाँ, हो गई है। देखिए, अभी ये सूची बना रहे हैं, इनकी चोरी हुई है, कितने की चोरी हुई है और वास्तविकता क्या है। अभी पूरे परिवार की स्थिति काफी गंभीर है, इसके बाद ही पूरा पता चल पाएगा। एफएसएल की टीम पुलिस द्वारा बताया गया है कि एफएसएल टीम आ रही है। एफएसएल टीम के बाद ही वास्तविकता और पुलिस जांच और इनके बयान के बाद ही वास्तविकता सामने आएगी। कुल कितने। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा गेहूं खरीदी केंद्र में समय सीमा बढ़ाने की संयुक्त किसान मोर्चा ने उठाई मांग, मुख्यमंत्री को दिया संदेश। रीवा जिले में गेहूं खरीदी केंद्रों में प्रशासन के द्वारा चिन्हित किए गए खरीदी केंद्रों में अभी भी किसान फसल लेकर पहुंच रहे हैं। एक दिन शेष बचा है, लेकिन लगभग 60% खरीदी ही हो पाई है। संयुक्त किसान मोर्चा ने मुख्यमंत्री के आगमन पर संदेश दिया है कि अभी भी 40% किसानों की फसल की खरीदी नहीं हो पाई है। खरीदी केंद्रों में बारदाना की कमी मुख्य कारण है और दूसरा रीवा जिले में गेहूं की कटाई का देरी से होना। यदि किसानों को समय नहीं दिया गया तो 40% किसान अपनी फसल बेचने से वंचित रह जाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि किसानों के लिए खरीदी के लिए समय सीमा बढ़ाई जाए, जिससे सभी किसानों को लाभ मिल सके। आज संयुक्त किसान मोर्चे की ये साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस है और हम आपके माध्यम से सीएम साहब तक ये बात पहुंचाने के लिए यहाँ पर आए हैं कि 1 अप्रैल से सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर गेहूं खरीदी के लिए डेट नियत की थी। चूंकि विंध्य प्रदेश इलाके में और तमाम जिलों में गेहूं की फसल लेट कट करके आई, 15 तारीख से 16 तारीख से गेहूं खरीदी का काम शुरू हुआ। जब किसान अपने ट्रैक्टरों में गेहूं लेकर के खरीदी केंद्रों में पहुंचा तो वहां पर बारदाने उपलब्ध नहीं थे और लेबर उपलब्ध नहीं थी। तमाम व्यवस्थाओं के कारण किसानों की गेहूं खरीदी नहीं हो पाई। लगभग 50 से 60% खरीदी अभी हो पाई है और 40% से अधिक खरीदी अभी बाकी है। पोर्टल में 30 तारीख तक का समय था, वो पूरा हो चुका है, पोर्टल बंद हो चुका है। 40% लोग आज भी पोर्टल में उनका नंबर नहीं लगा है। 5 मई लास्ट डेट है। अब किसान कैसे क्या करेगा, कैसे उसका गेहूं खरीदा जाएगा? मौसम भी खराब हो रहा है। तो हम सब ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कल रीवा प्रवास पर हैं, तमाम कार्यक्रमों में शामिल होने आ रहे हैं। हम उनसे मांग करते हैं
कि किसानों की पीड़ा आप समझें और ये घोषणा करें, डेट बढ़ाने का काम करें, बारदाने उपलब्ध कराएं जिससे किसानों की गेहूं की खरीदी हो सके। और यदि ऐसा सरकार नहीं करती है, आप घोषणा नहीं करते हैं, तो रीवा सहित पूरे मध्य प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा आंदोलन छेड़ेगा, जिसकी जवाबदारी भारतीय जनता पार्टी सरकार की होगी। सतना से रीवा आ रही बस का ब्रेक फेल, दुर्घटना में घायलों को संजय गांधी अस्पताल रीवा में कराया गया भर्ती। सतना से चलकर रीवा को आने वाली एक बस में शाम को ब्रेक फेल होने के कारण चौराहे के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। चौराठा पुलिस और ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से कुछ को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका इलाज जारी है। बस पुष्पराज बस सर्विस की बताई जा रही है। कुछ घायलों से हमने बात की। क्या नाम है आपका? सुनीता साहू। कहाँ के रहने वाले हैं? चिराहुला के। ये क्या घटना हुई है? बस सतना चले आबरन करे था, बस में ठोकर गया, पूरी बस पीछे घुस गया था, हमारा पैर टूट गया, हमारे पति के करिया। कहाँ पर घटना हुई है? चौराहा थे। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? सतना से रीवा आवत अपने घर। दोनों बस इधर ही आ रही थी, एक बस खड़ी थी। हाँ खड़ी थी। खड़ी बस में पीछे सो गए? हाँ, हमारे बस में पीछे चलती बस हमारी चलती रही है, लागे तो बर्फ फैल हो गया। पीछे से आगे से? हाँ। कितने लोग घायल? हाँ, पीछे वाले सब है, हमारे घर में हमारा पति है। दोनों बसें सतना से ही आ रही हैं। हाँ। कौन सी कंपनी के ड्राइवर की पता है? अब ये नहीं जानते हैं, हम नहीं जानते। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? कटरी से। कहाँ जा रहे थे? कटरी से रीवा। कहाँ पर एक्सीडेंट हुआ, कैसे हुआ? आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।